नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम फैमिली लॉ या पारिवारिक विधि के बारे में बात करने वाले हैं। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के तहत सभी नागरिकों को उनके धार्मिक और जातिगत रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपने व्यक्तिगत मामलों को नियमित करने की आजादी दी गई है। विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों पर बकायदा धर्म और परंपरा से जुड़े कानून बनाए गए हैं। पारिवारिक विधि यानी कि धर्म, परिवार, रीति रिवाज से संबंधित विधि से है। यह परिवार पर लागू होता है और यह समाज का एक रूप है। पारिवारिक न्यायालय में विवाह आता है। विवाह संबंधी सभी बातें इसमें आती हैं, जैसे विवाह करना, तलाक लेना, बच्चा गोद लेना, बच्चे को हिस्सा देना, बच्चों का संरक्षण आदि सभी इसमें आते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति कैसे बटेगी, कितने हिस्से में बटेगी, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये सब पारिवारिक विधि के अंतर्गत आते हैं। सभी की पारिवारिक विधि अलग अलग होती है। सभी धर्म के पारिवारिक विधि अलग अलग इस दौरान होती है और इसका निपटारा पारिवारिक न्यायालय में होता है। तो ये थी फैमिली लॉ से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ गुरुदत्त अंकोलेकर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो आप फैमिली लॉ से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग फोन करके राय ले सकते हैं। दर्शकों के लिए फोन लाइंस खोल दी गई हैं और 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं और आज के विषय से संबंधित कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। आज इस विषय में गुरुदत्त जी आपको कानूनी जानकारी देने वाले हैं। फैमिली कोड से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप भी कॉल करें। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को ये बताएं कि पारिवारिक कानून की परिभाषा क्या है और पारिवारिक कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी, जैसे आपने कहा कि पारिवारिक फैमिली कोड जो है ये एक्ट के तहत लाया गया है। ये एक्ट है फैमिली कोड्स एक्ट ऑफ 1984। 1984 से पहले क्या होता था, परिवार के मामले जो भी रहते थे वो भी अदर कोर्ट्स में ही लिया जाता था और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। वो जैसे कोई और सिविल डिस्प्यूट है उसी तरह उसको देखा जाता था। 1984 में ये कानून लाया गया फैमिली कोड्स एक्ट। ये पहले यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में आजमाया गया था। उसी को देख के इंडिया में भी उसको लाया गया। जैसे आप जानते हैं, फैमिली जो होता है एक यूनिट होता है सोसाइटी का। तो फैमिली में जो भी इश्यूज होते हैं वो सोसाइटी में भी दिखता है। सोसाइटल प्रेशर वगैरह फैमिली में भी आता है। तो इस हिसाब से फैमिली कोड एक्ट लाने का जरूरत पड़ा इंडिया में, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट जो है उसको अलग तरीके से देखना पड़ता है। ये नॉर्मल जो बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं उस तरह नहीं होता है। फैमिली के मेंबर्स में जो भी मनमुटाव जो भी होता है उसको देखने का नजरिया और तरीका अलग होना चाहिए। इसीलिए फैमिली कोड एक्ट लाया गया है। जी, गुरुदत्त जी, सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फैमिली लॉ या परिवार से जुड़े कानून क्या धार्मिक ग्रंथों पर भी आधारित होते हैं और अगर हाँ तो सर क्यों? ये थोड़ा विस्तार से आपसे समझना चाहते हैं। फैमिली कोड एक्ट जो होता है ये आपने जैसे कहा कि उनका धार्मिक ग्रंथों पे होता है। इंडिया भी सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे अलग अलग धर्म के फॉलोअर्स हैं और सबको अपना धर्म फॉलो करने का हक है भारत में। इस हिसाब से देखा जाए तो जो भी शादी की विधियां वगैरह होता है वो अपने अपने जो भी धर्म होता है और धर्म ग्रंथ होते हैं उसमें जैसे लिखा गया उससे फॉलो होता है। जैसे हिंदू है, पारसी है, क्रिश्चियन है, तो उनके धर्म ग्रंथों में जो भी
लिखा गया है उस हिसाब से होता है। जैसे हिंदू मैरिज में इट इज अ सैक्रामेंट, व्हेयरएज जैसे मुस्लिम लॉ में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो शादी होती है। जी। तो अलग अलग चीजों में जैसे माना जाता है उस हिसाब से होता है। और हिंदू लॉ तो कोडिफाइड है कि शादी में क्या क्या होना चाहिए, किन से शादी कर सकते हैं, किन से नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में जैसे देखा जाए तो सप्तपदी जो होता है वो धार्मिक ग्रंथों से आया हुआ है और लिखा गया है हमारे हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट में कि सप्तपदी जैसे कार्य जो होता है वो करना जरूरी होता है एक हिंदू मैरिज को वैलिड करार करने के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो धर्म ग्रंथों के आधार पर ही ये सारे कानून लागू किया जाता है। जी, ये तो यहाँ पर सर धर्म ग्रंथों को लेकर बात हुई। सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फैमिली कोर्ट में किस तरह के मामले होते हैं जो लाए जा सकते हैं? फैमिली कोर्ट में शादी या डाइवोर्स या बच्चे, जैसे उसका नाम ही है फैमिली कोर्ट, तो फैमिली के इर्द गिर्द जो भी ये डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का मैरिज को लेके हो सकता है या फिर मैरिज की वैलिडिटी जो भी होता है उसके बारे में, या डाइवोर्स लेना है तो डाइवोर्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो होता है उसके ऊपर, या फिर बच्चों को लेके, जैसे बच्चों का मान लो पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो बच्चों का गार्डियनशिप कहाँ पे आएगा, जो और एडॉप्शन वगैरह करते हैं उसका भी आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो परिवार में मतलब जो भी चीजें होती है, हस्बैंड वाइफ बच्चे जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनमें जो जो डिस्प्यूट होता है वो सब इसमें कवर होता है। सर्टेन थिंग्स जैसे मेंटेनेंस होता है, जैसे भरण पोषण की केसेस होते हैं, वो टेक्निकली तो इसका होता है क्रिमिनल सेक्शन 125 में होता है, वो भी इसी में अगर जुरिस्डिक्शन है तो उसको भी लिया जा सकता है। तो फैमिली को लेके जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं जनरल सेक्शन 7 जो है ये सब चीजें बताती है कि क्या क्या हो सकता है। तो फैमिली कोर्ट के सेक्शन 7 में जो आता है वो सब डिस्प्यूट्स जो है वो फैमिली कोर्ट में दिया जाता है। सर आप एक्ट के बारे में यहाँ दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं तो आपसे 1984 एक्ट के बारे में भी यहाँ समझना चाहेंगे। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 क्या है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट जो है 1984 का वो लाया गया है ताकि फैमिली डिस्प्यूट जो होते हैं उसको एक अलग नजरिए से देखा जाए, ना कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे देखा जाए। इससे रेजोल्यूशन करने के तरीके जो होते हैं वो आपके अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म को ज्यादा फॉलो करते हैं, जैसे कंसिलिएशन हो गया, मीडिएशन हो गया, इस पे ज्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि जो रिश्ते होते हैं परिवार में और जो ड्यूटीज एंड राइट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये सब देख के जो लॉ कमीशन 59th लॉ कमीशन समवेयर इन 1974 उन्होंने सुझाव दिया था कि फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए एक अलग एक्ट होना चाहिए। बहुत सारे एनजीओ, वुमेन कमीशन, सब लोगों ने बोला था कि फैमिली डिस्प्यूट को आपको कोर्ट के दायरे से बाहर ले जाके एक अलग कानून बनाना चाहिए। तो इसीलिए फैमिली कोर्ट एक्ट बनाया गया। और फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर जो भी ये कोर्ट्स होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना है, जो वहाँ का हाई कोर्ट होता है उसके सुझाव लेके करना होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हर जगह होता है। अब ये माना जाता है कि जो 10 लाख के आसपास के इलाके हैं, जो जगह है, उससे ऊपर जहाँ पे भी है वहाँ पे फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश करना जरूरी है। और इंडिया में जहाँ तक अभी तक पता है 755 फैमिली कोर्ट्स हैं थ्रू आउट इंडिया, और ये आंकड़े जो है अक्टूबर 2023 तक का है। तो पूरे देश में फैमिली कोर्ट्स है और ये एक जरूरी कदम था और उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं क्योंकि आप नॉर्मल कोर्ट के कामकाज से इसको बाहर ले जा रहे हैं और ये डिस्प्यूट जल्दी रिजॉल्व हो रहे हैं। सर ये तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के बारे में आपने हमारे तमाम दर्शकों को यहाँ पर समझाया। सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या फैमिली कोर्ट की कार्यवाही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम
1872 यानी कि 1872 लागू होता है? अब लागू होता है, जो एविडेंस एक्ट है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। कुछ चीजें जैसे रिलेशनशिप अलग तरीके का होता है। तो मान लीजिएगा एक कमर्शियल डिस्प्यूट है तो कोई डॉक्यूमेंट प्रूव करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा गया कि ऐसे ऐसे प्रूव हो सकता है, पर वो सब स्ट्रिक्ट कंडीशंस वगैरह इसमें नहीं होता है। कुछ चीजें कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो ना करके ऐसे डॉक्यूमेंट, कोई सत्य हो तो भी हो, कोई कन्वर्सेशन हो, वो सब अपने संज्ञा में ले सकता है। कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जैसे प्रूव करना है वैसे ही प्रूव हो जाए, वो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। पर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वगैरह जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करते हैं। जी सर, हमारे दर्शकों को ये भी समझाएं, फैमिली कोर्ट में सूट विरोधी निषेधाज्ञा क्या है और ये कब लाई जाती है? ये एंटी सूट इंजंक्शन जो है वो एक विशेष प्रावधान है ताकि जो भी पार्टीज है वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को उल्लंघन करके उसको बाहर निकाल के कहीं और जाके केस डालना चाहते हैं, ऐसे संबंध में एंटी सूट इंजंक्शन आता है। ये कोर्ट के पावर्स नहीं है। कभी कभार दूसरे जुरिस्डिक्शन में, ताकि ये मान लीजिए एक जिले में एक फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है, उसको उसमें ना जाके कहीं और जाके केस डालना चाहते हैं आपके प्रतिवादी, तब ये सब चीजों की जरूरत पड़ता है। कभी कभार फॉरेन में भी जब जाके पार्टीज केस लड़ते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है। ये एक विशेष प्रावधान है और फैमिली कोर्ट को पावर है डायरेक्शन और ऑर्डर देने का। वो जो इंटरिम ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन का उनका पावर है, उसी में ये भी एक शामिल है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विदेशों में हुई शादी, तलाक या संपत्ति समझौते को भारत में कैसे लागू किया जाता है? तो विदेश में जो भी होता है वो तो सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। जो भी फॉरेन डिक्रीज वगैरह होता है उसको कैसे एनफोर्स किया जाता है, कौन से कंट्रीज के हम मानते हैं नहीं मानते हैं और किस तरीके से वो है, वो एक प्रावधान है सीपीसी में। और सीपीसी में जिस प्रावधान से वो फॉलो होता है, अगर मान लीजिए वैलिडली एनफोर्स डिक्री है तो उसको माना जाता है जी। ऐसा कोई ये नहीं है कि फॉरेन में हो गया तो वो वैलिड नहीं है, वो इंडियन सिटीजन है वहाँ कैसे ले सकते हैं, ये सब सवाल आते हैं। पर उसके लिए सारे प्रावधान है और ये केस टू केस बेसिस पे होता है। उस हिसाब से वो उसका एनफोर्समेंट जो होता है इंडिया में भी लागू किया जाता है। सर, एक और अहम जानकारी आपसे चाहेंगे। सर, फैमिली कोर्ट में केस किस तरीके से दायर किया जाता है? और सर ये भी बताइए कि क्या वकील करना भी जरूरी होता है या फिर अपनी दलील खुद रखी जा सकती है? जैसे मैंने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट जब बनाया गया है, ये स्ट्रिक्ट रूल्स को जो एडवर्सेरियल लिटिगेशन होता है, जैसे एक पार्टी अपना पक्ष रखता है, दूसरा पार्टी उसको विरोध करता है और एक ही निर्णय होता है कि एक पार्टी ए जीत गया या पार्टी बी जीत गया, इसको एडवर्सेरियल लिटिगेशन बोलते हैं। फैमिली कोर्ट जो है वो एडवर्सेरियल लिटिगेशन के लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि परिवार में जो सदस्य होते हैं उनके झगड़े में एक जीत गया एक हार गया नहीं रहता है। इसीलिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म से बहुत सारी चीजें यहाँ पे निर्भर करता है। मीडिएशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, उसका यूज होता है। तो जो भी है फैमिली कोर्ट एक्ट में अगर कोई पीड़ित है तो वो कोर्ट को एक आवेदन कर सकता है फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर कि मेरा ये है, मान लीजिएगा एक डाइवोर्स का मैटर है तो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी एक याचिका दायर कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि उसमें उसके पास वकील हो, क्योंकि एक्ट कहता है कि वकीलों की जरूरत नहीं है। पर मान लीजिए वो खुद सक्षम नहीं है कि वो अपना केस लड़ सके, तो अगर एक याचिका, एक एप्लीकेशन दे दी जाए कि मुझे वकील की भी एक सहायता चाहिए, तब वो कोर्ट का ये बनता है कि एप्लीकेशन अलाउ करके वकील का सहायता देने के लिए वो मंजूरी देते हैं। उस हिसाब से वकील केस लड़ते हैं पार्टी की तरफ।
जी सर, कई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती कैसे दी जा सकती है और किस कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है? जैसे फिर से मैं वही कह रहा हूँ, फैमिली कोर्ट में मामला जो है वो एडवर्सरियल तरीके से नहीं होता है। उसमें सबका सेटलमेंट होने का ज्यादा चांसेस रहता है, सेटलमेंट ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो सेटलमेंट जब होता है तो उसको अपील नहीं कर सकते, उसमें वहीं पे फाइनल होता है। मान लीजिए कोई फ्रॉड वगैरह है, वो बात अलग है, पर वहां पे फाइनल होता है। दो चीजें जिसमें जजमेंट की जरूरत पड़ता है, एक पार्टी मान रही है, दूसरी पार्टी नहीं मान रही है, तब एक जजमेंट की जरूरत पड़ती है। तब आप हाई कोर्ट में जाके आप उसका जो भी अपील है या रिव्यू है, वो अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग प्रावधान है, उस हिसाब से आप हाई कोर्ट में जाके अगला ये होता है। ये फैमिली कोर्ट जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट के स्टेटस का होता है। तो जो भी अपील होगा या रिविजन होगा वो हाई कोर्ट में होता है। जी सर, ये भी बताएं, क्या फैमिली कोर्ट के फैसले अनिवार्य रूप से दोनों पक्षों पर मान्य होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये तो कोर्ट का ही डिसीजन है, एक डिक्री है कोर्ट का। मानने का ना मानने का तो मतलब ही नहीं बनता है, पर मानना जरूरी होता है। तो उस हिसाब से जो भी नॉर्मल कोर्ट के जजमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन हो सकता है। पर कुछ चीजें होती है जो मान लीजिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होता है। अब वो एग्जीक्यूटेबल डिक्री नहीं होता है, तो हस्बैंड वाइफ अलग रहना चाहते हैं, वो या पति चाहता है कि पत्नी उनके साथ आके रहे, पत्नी नहीं चाहती है, तो ऐसे मामले में आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो कि आके रुके। भले ही डिक्री हो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, आप उसको ये नहीं कर सकते। आपका जो रेमेडी होता है वो एक डिवोर्स के लिए आपका एक ग्राउंड बन जाता है कि एक डिक्री हो गया, 1 साल हो गया, अभी तक नहीं आई है मेरी बीवी, तो इस हिसाब से हम डाइवोर्स मांग सकते हैं। जी तो ऐसा नहीं है कि हर चीज में एनफोर्स होता है, लागू होता है, वो सब वो केस टू केस बेसिस पे होता है। और जैसे ये फैमिली एज ए यूनिट होता है, तो अलग अलग डिस्प्यूट्स में अलग अलग चीजें होती हैं। जी सर, चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज आपराधिक शिकायत का निस्तारण नहीं कर सकती है। इस फैसले के बारे में भी बताएं। ये सुप्रीम कोर्ट में एक आध मामले आए हैं, जैसे ट्रांसफर पिटीशन हुआ था, जस्टिस शायद रामसुब्रमण्यम थे, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था पहले कि एक क्रिमिनल मैटर को भी, फैमिली में ही था, वो क्रिमिनल मैटर को भी फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर होते हैं, वो फैमिली कोर्ट में डिसाइड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ चीजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। और अलग कोर्ट्स में भी हुआ है कि क्रिमिनल मैटर फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, पर उसको फैमिली कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। जो फैमिली के डिस्प्यूट्स होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे फैमिली का मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इसमें आना चाहिए, उसके अलावा नहीं आना चाहिए। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।